हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.4 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में। जनरली वी यूज एलिमेंट्री ऑपरेशंस टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स and there are 6 elementary operations, 3 due to row and 3 due to column। तो देखते हैं पहले तो कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो रो और कॉलम के अकॉर्डिंग होते हैं वो होते क्या हैं। तो देखिए एलिमेंट्री ऑपरेशंस पहले हम यहाँ पे डाल देते हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस होता है। एलिमेंट्री ऑपरेशंस तो पहला मैंने बताया कि 3 होते हैं हमारे पास रो के अकॉर्डिंग, 3 ड्यू टू रोज एंड 3 ड्यू टू कॉलम। पहला है कि किसी भी आर आई को हम इंटरचेंज कर सकते हैं आर जे के साथ। इसका मतलब है कि इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लेते हैं ए का हमारे पास 1 2 3 4, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये मेरी R1 है और ये मेरी R2 है। तो सपोज करो मैं R1 को इंटरचेंज कर देती हूँ R2 के साथ तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? सेकेंड रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट रो बिकम्स सेकेंड रो, 1 2, राइट। तो आर आई को इंटरचेंज कर सकते हैं आर जे में। सिमिलरली फॉर कॉलम, मतलब किसी भी सी आई को हम सी जे से रिप्लेस कर सकते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में। सेकंड है कि किसी भी आर आई को हम लिख सकते हैं के टाइम्स आर आई, राइट। मतलब किसी रो को हम वेयर के इज नॉन जीरो रियल नंबर, वेयर के इज नॉट इक्वल टू जीरो, जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। इसी मैट्रिक्स में देखते हैं कि अगर मैं R2 को चेंज कर दूं 3R2, राइट, तो इसका मतलब मैंने अपनी रो 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 3 से। तो इट बिकम्स क्या बन जाएगी? ये फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी क्योंकि मैंने फर्स्ट रो में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है। सेकेंड रो क्या हो जाएगी? 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, राइट। तो सिमिलरली फॉर कॉलम के किसी भी कॉलम को सी आई को हम इंटरचेंज कर सकते हैं के टाइम्स सी आई वेयर के इज नॉट इक्वल टू जीरो। द थर्ड इज कि किसी भी आर आई को हम इंटरचेंज कर सकते हैं आर आई प्लस लैम्बडा आर जे, राइट। इसका मतलब है कि मैंने किसी रो में ऑपरेशन किया है, किसी अनोदर रो को, आर जे रो को लैम्बडा से मल्टीप्लाई करके और आर आई में ऐड कर दिया है। तो यहां पर देखते हैं, जैसे मैंने यहां पर क्या किया कि R2 को चेंज किया है क्या? R2 माइनस 3R1। मतलब देखो लैम्बडा जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है ना, तो इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, R1 को 3 से मल्टीप्लाई किया है और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो देखो मेरे पास ये क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स किसके इक्वल हो जाएगी? R1 में मैंने कोई ऑपरेशन नहीं किया तो R1 में एज इट इज लिख दूंगी। R2 में क्या है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 3 1 जा 3, 3 माइनस 3 0, 3 2 जा 6, 4 माइनस 6 माइनस 2, राइट। तो सिमिलरली यही ऑपरेशन हम कॉलम में कर सकते हैं कि किसी सी आई को चेंज कर सकते हैं सी आई प्लस लैम्बडा सी जे। इफ लैम्बडा इज पॉजिटिव तो हम ऐड कर रहे होंगे, अगर लैम्बडा नेगेटिव है तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, अगर वो रेशनल नंबर है तो डिवाइड कर रहे होंगे या मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये 6 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होती है और इसकी हेल्प से ही हम इनवर्स निकालना सीखते हैं कि कैसे हम किसी मैट्रिक्स का जो कि इन्वर्टिबल है उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे। ओके स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो इनवर्स के लिए हम क्या लिखेंगे कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज अ स्क्वायर एंड इनवर्टिबल मैट्रिक्स, इनवर्टिबल मैट्रिक्स। हालांकि अभी मैंने बताया नहीं है कि इनवर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है क्योंकि ये डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में होगा। एक्चुअली होता क्या है कि हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का और अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो आता है
तभी उस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। एल्स किसी भी मैट्रिक्स का जब तक कि डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 ना हो जाए हम इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। तो ये हम डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फिर आप बोलोगे कि इस एक्सरसाइज में क्यों दिया है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो बेटा यहाँ पर जानबूझ के वो वाली मैट्रिक्स दी हुई होंगी जिनका इनवर्स निकाल सकते हो आप। इसका मतलब जब आप उनका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो डेफिनेटली वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इफ ए इज अ स्क्वायर एंड इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m and if there exists another matrix B, एक दूसरी मैट्रिक्स B एग्जिस्ट करे of the same order M such that किस टाइप से एग्जिस्ट करे कि जब मैं ए बी निकालूं इज इक्वल टू बी ए निकालूं तो दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। अगर ऐसा आता है देन वी से दैट B is the inverse of matrix A। तो हम ऐसी सिचुएशन में क्या बोलते हैं कि जो बी मैट्रिक्स है वो ए मैट्रिक्स का इनवर्स है, राइट। तो देखो इसका मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर किसी भी अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दे तो पक्का वो एक का इनवर्स होती है। तो यहाँ मैंने क्या लिखा कि बी इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है। और यहाँ पर हम एक चीज और नोट करेंगे कि हेयर A is the inverse of matrix B. A is the inverse of matrix B. मतलब अगर ऐसा नहीं होता कि भाई A मैट्रिक्स का इनवर्स B है, ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स होती है। अगर कोई मुझे ये पूछेगा कि B मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा तो A होगा, A मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा B होगा। ओके, तो जनरली इनवर्स ऑफ a matrix is denoted by A inverse। ओके, इसका मतलब जो B है ना वो आपका किसके इक्वल होगा A इनवर्स के। इसे हम ऐसे लिखते हैं, राइट। तो ये रिजल्ट क्या बना उस बिहाफ से A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स A इज इक्वल टू आइडेंटिटी M, राइट। दूसरा है कि क्या एक ही मैट्रिक्स ऐसी होगी जो ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होने के बाद आइडेंटिटी देगी। ऑफ कोर्स, ठीक है, क्योंकि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑलवेज यूनिक, वो हमेशा यूनिक होता है। तो इसके भी यहाँ पे एक छोटी सी थ्योरम है। किस चीज की, क्या है थ्योरम के इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, वैसे तो ये जनरली बात है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी वो। इफ एग्जिस्ट, डर से लिख रहे हैं भाई, पता चले कि आप उसका इनवर्स निकाल रहे हो और उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं है, दैट मींस डिटरमिनेंट है जो नॉट इक्वल टू 0 है ही नहीं। इफ एग्जिस्ट इज यूनिक, ठीक है। अब भाई यूनिक दिखाना है तो कैसे यूनिक दिखाएंगे, तो कंट्राडिक्शन वाले फैक्ट से दिखाएंगे कि आप कह रहे हो यूनिक है लेकिन मैं तो ये कहूंगी कि नहीं इसके तो दो होंगे, एग्जिस्ट करेंगे। तो प्रूफ देखो छोटा सा है। let us assume that मैंने assume कर लिया कि B and C are the inverse of matrix A। मैंने दो इनवर्स एग्जिस्ट करवाए उसके B और C। अब आप लिखोगे कि if B is the inverse of matrix A, अगर B इनवर्स हुआ A का तो हमारे पास क्या कंडीशन आएगी कि AB इक्वल टू BA इक्वल टू आइडेंटिटी, राइट। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। इफ C इज द इनवर्स ऑफ A तो क्या कंडीशन आएगी मेरे पास कि भाई AC इक्वल टू CA इक्वल टू आइडेंटिटी आ रहा होगा। अभी तो बताइए डेफिनेशन, सेकंड है। ओके,
अब यहां से कैसे प्रूव करें? अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि बी ही सी है तो मेरा काम हो जाएगा। मतलब जिन्हें आप दो मैट्रिक्स बता रहे हैं वो तो सिंगल एक ही मैट्रिक्स है। तो देखो हम क्या करते हैं, मैं लेकर चलूंगी नाउ बी, मैट्रिक्स बी को लेकर चलूंगी। क्या मैं बी मैट्रिक्स को बी इंटू आइडेंटिटी लिख सकती हूँ? क्योंकि आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होने के बाद कोई भी मैट्रिक्स वही आती है, बी आई मीन्स बी। लेकिन ऐसा करते ही मेरे साथ एक चीज मिल गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसके इक्वल है? सी ए के। तो मैंने उसे सी ए लिख दिया या ए सी लिख दीजिए, ठीक है, ए सी लिख दिया। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज होल्ड एसोसिएटिव लॉ, और अगर वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है तो मैं इसे लिख पाऊंगी बी ए ऑफ सी। क्लियर? ऊपर से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बी ए जो है वो किसके इक्वल है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो मैंने यहाँ आइडेंटिटी रख दी, राइट, और ये सी है। आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होने के बाद मैट्रिक्स वही आ जाएगी, तो ये क्या आ गई? सी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिन्हें हम दो कह रहे थे अलग अलग, वो तो सेम है। हम बी को लेकर चले और हमने प्रूव कर दिया कि बी ही सी है, तो हेंस द इनवर्स इज ऑलवेज यूनिक। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक बार रिपीट कर देते हैं। हमें दिखाना था कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूनिक होता है, हमने लेकिन कंट्राडिक्शन वाला फैक्ट यूज किया कि मान लेते हैं बी और सी किसी मैट्रिक्स ए के दो इनवर्स आए। अगर बी इनवर्स हुआ तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये वाली होल्ड करेगी लाइन, तो वही लिखी। अगर सी इनवर्स हुआ तो ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू आई आया। अब मैंने क्या किया कि बी लेकर चली, बी को मैं बी आई लिख सकती हूँ। आई की वैल्यू मैंने ऊपर से रख दी, क्या? ए बी सॉरी ए सी, तो ए सी रख दिया, ठीक है। ए बी नहीं रखना क्योंकि एक्चुअली मेरा जो टारगेट है वो क्या है कि बी को सी के इक्वल दिखाना है, तो बी इंटू में आई की जगह ए सी लिख दिया। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी बी ए ऑफ सी, और बी ए मेरे पास ऊपर से आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी इंटू सी, आइडेंटिटी इंटू सी, सी आ गया, तो बी इक्वल टू सी आया, तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, पढ़ते हैं एक छोटे से प्रूफ की तरफ। तो थ्योरम है ये वाली, इफ ए एंड बी आर इनवर्टिबल मैट्रिक्स, इनवर्टिबल मैट्रिक्स मतलब ए और बी दोनों इनवर्टिबल मैट्रिक्स है जिनका इनवर्स फाइंड किया जा सकता है, ऑफ सेम ऑर्डर, ऑफ सेम ऑर्डर। ऐसा नहीं है कि एक 2 क्रॉस 2 के तो दूसरी 3 क्रॉस 3 की हो जाए, तो दोनों का ऑर्डर सेम है। देन आपको प्रूव करना है कि अगर उन दोनों का प्रोडक्ट निकालें ए बी का इनवर्स, मतलब जब आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ए बी एक सिंगल मैट्रिक्स आएगी तो उसका इनवर्स किसके इक्वल होगा? बी इनवर्स ए इनवर्स। आप दो रिजल्ट याद रखेंगे, आपको पता है मैंने ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल बताया था? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ए बी का इनवर्स, अब मैं जब इसको प्रूव कर दूंगी तो प्रूव करने के बाद ए बी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, जब इसका प्रूफ दे देंगे तो ये हमारे पास। तो आप देखो ये दोनों रिजल्ट रिवर्स लॉ में होल्ड करते हैं। अभी और भी चीजें नोट कराऊंगी, ठीक है, तो आप देखना कि यहाँ पर अब हमें प्रूव करना है कि ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स कैसे आता है। प्रूफ देखो इसका जरा, मैंने क्या किया कि आपने पढ़ रखा है कि इफ एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो प्रोडक्ट भी इन्वर्टिबल होता है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर कोई भी मैट्रिक्स जो है वो अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या मैट्रिक्स देती है? हमेशा आइडेंटिटी देती है कि नहीं देती है? अभी पीछे पढ़ा था इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इक्वल टू आइडेंटिटी होता है। यही कंसेप्ट मैंने यूज किया है कि आप देखो ए इनवर्स आई, तो ए बी जब अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई होगी तो क्या देगी? आइडेंटिटी देगी, शो। अब हम क्या करेंगे? प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स, राइट। तो मैंने क्या किया? ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया ए बी इनवर्स
इज इक्वल टू ए इनवर्स आई। अब ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है, तो ए इनवर्स ए लिख दिया मैंने इसे, बी ऑफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, क्योंकि आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होने के बाद वो मैट्रिक्स वापस वही आ जाती है। दिस इम्प्लाइज, ये क्या आ जाएगा, ए इनवर्स है आइडेंटिटी ऑफ बी, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, ये वापस बी आ गई, आई बी इज इक्वल टू बी, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब हम क्या करेंगे, नाउ अगेन प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय बी इनवर्स। तो यहाँ पर क्योंकि ऊपर मैं पहले ही लेकर चली हूँ कि जो बी है, ए और बी है वो इन्वर्टिबल है, तो बी इनवर्स तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय बी इनवर्स, तो बी इनवर्स सॉरी ये बी है, बी इनवर्स बी ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, क्योंकि प्री मल्टीप्लाई किया दोनों साइड। दिस इम्प्लाइज यहाँ पर ये बी इनवर्स बी क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी ऑफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होने के बाद वापस मैट्रिक्स वही आ जाती है, तो ए बी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, हेंस प्रूव्ड, राइट। यही हमें प्रूव करना था। तो देखा आपने कितना छोटा सा प्रूफ है और बड़ा क्लियर कंसेप्ट है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अब देखो बेटा, हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके ए इनवर्स निकालते हैं। तो देखो जरा कैसे निकालते हैं, और बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है ये। तो यहाँ देखिए आप कि हम ए को क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी ए को, ए मैट्रिक्स ही आएगी कि नहीं आएगी, अगर हमारे पास ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आई ए इक्वल टू ए ही होगा। मान लेते हैं कि ए मेरे पास है 2 3 4 5, राइट। तो अब जरा यहाँ देखते हैं कि दिखाती हूँ कि कैसे ए मैट्रिक्स का इनवर्स हम दूसरे तरीके से निकालने चाहे एलिमेंट्री की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 1, और यहाँ पर मैं ए मैट्रिक्स को नहीं लिखूंगी, अभी बताते हैं उसका रीजन भी, 2 3 4 5। तो जब एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया तो ये प्रूव किया गया कि किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर आप रो ऑपरेशन लगा दें तो ए मैट्रिक्स में, देखो मैं इधर ए में लगाऊंगी और दिखाऊंगी कि यहाँ मैं ए में टच नहीं करूंगी, केवल आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ऑपरेशन करूंगी। मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि यहाँ दो मैट्रिक्स है, एक आइडेंटिटी है एक ए है, तो मैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करूंगी रो का, लेकिन दोनों में ना लगा के केवल इधर की साइड आइडेंटिटी में लगाऊंगी और इधर की साइड ए मैट्रिक्स में लगाऊंगी। तो आप देखेंगे कि जब ये प्रोडक्ट आएगा तो सच में ही आपके पास ये मैट्रिक्स आ चुकी होगी जो इधर ए आ रही होगी। तो देखते हैं। अब देखिए कि मैं सपोज करो एक ऑपरेशन कर रही हूँ कि इस 4 को मैं 0 बनाना चाहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे हम, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2R1, राइट। मैंने इस रो को 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो देखो ये क्या आएगा। अब इधर केवल आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ही लगाना है, ए में नहीं लगाना। तो 1 0, इसे 2 से मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये -2 हो जाएगा और ये 1 इंटू ए इज इक्वल टू 2 3। अब इसमें 2 2 जा 4 -0 और ये 2 3 जा 6, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 - 6 तो ये क्या आ जाएगा -1। अब मैं दिखाती हूँ कि एलिमेंट्री का जादू क्या होता है। अब यहाँ आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, देखें 1 0 -2 1, तो ए की वैल्यू क्या थी 2 3 4 5, मल्टीप्लाई करेंगे रो की कॉलम से 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा फर्स्ट और सेकंड कॉलम 3। अब -2 1 किससे करेंगे तो -2 की 2 से -4 और 1 की 4 से 0, -6 + 5 -1। आप देखेंगे कि यही मैट्रिक्स आ रही है कि नहीं आ रही। इसका मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड में रो ऑपरेशन करते जाएंगे, ठीक है, और इधर इस मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स में तो हम करेंगे क्या कि जो ये राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स है ना ए, इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन रो ऑपरेशन लगा के इसे आइडेंटिटी बना देंगे। तो इधर देखो अगर ये आइडेंटिटी बन गई तो ये तो ए है, तो राइट साइड में आपके पास आइडेंटिटी आ जाएगी ये ए, और जो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये कुछ मल्टीप्लाई होने के बाद बी बन जाएगी, और बी ए अगर आई आ रहा है तो बी इज द इनवर्स ऑफ ए, ये हमने पढ़ रखा है।
तो इसी कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। लेकिन आप इसमें दो बातें याद रखेंगे कि जब आपको रो ऑपरेशन लगाना होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो प्री मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ए से, और जब आप कॉलम ऑपरेशन का यूज करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे ए से। देन अप्लाइंग कॉलम ऑपरेशन ऑन दिस आइडेंटिटी। इसका भी एक प्रॉपर प्रूफ है, अगर आप कहोगे तो मैं उसकी भी एक वीडियो बना दूंगी, लेकिन अगर मैं उसे अभी समझाने लगूंगी तो 15 से 20 मिनट उसे ही लग जाएंगे और वो आपके लिए यूजफुल नहीं है। वो इसका कंसेप्ट है कि वाई वी यूज प्री मल्टीप्लाई A identity matrix to A for using row operation and post multiply I for using column operation। ठीक है, तो इन दो कंसेप्ट का याद रखेंगे और इनकी हेल्प से हम अपने इनवर्स को फाइंड करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।